Hello dear students, welcome to Dakshina classroom and today we all are going to see DT11 question solutions. Okay, क्वेश्चन जो थे काफ़ी आसान थे from inorganic, from physical and also from ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस. बेसिकली इनऑर्गेनिक में कहाँ से थे आपके टॉटोमेरिज्म, ऑर्गेनिक में टॉटोमेरिज्म से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे गए थे एंड यू दैट ऑल वे वेरी इजी. और यस ऑफ कोर्स इनऑर्गेनिक के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि चीज़ें याद रखनी पड़ती है. कुछ चीज़ें लॉजिक लगा लो पर कुछ चीज़ें तो याद रखनी ही पड़ेंगी, जैसे डेंसिटी वाला क्वेश्चन आया था, यू नो ऑल दोस थिंग्स ना. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. पहला ही प्रश्न है हमारा, चूज द कंपाउंड ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम आयोनिक कैरेक्टर. तो कैसे इसको समझेंगे? सो मैक्सिमम और मिनिमम आयोनिक कैरेक्टर के लिए क्या है, नीचे जाने पे क्या होता है, आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता है. नीचे जाने पे डाउन द ग्रुप क्या होता है, जो हमारी देखो ध्यान से देखो, सबके पास क्लोराइड है. लिस्ट में लिख देता हूं. क्वेश्चन नंबर वन में आयोनिक कैरेक्टर के बारे में बात पूछना चल रहा है. हमारे पास है लिथियम क्लोराइड, और क्या है हमारे पास है बेरिलियम क्लोराइड, और क्या है हमारे पास है, और क्या है रुबिडियम RbCl, एंड द फोर्थ वन वी हैव MgCl2. क्लियर? अब देखो, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो क्या होता है, आप बोलते हो कि वो आयोनिक बॉन्ड को फेवर करेगा. नहीं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर किए जाएंगे. और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऑलमोस्ट कंप्लीटली किसी एक एटम पे चला जाएगा, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, एटम पे. अब यहाँ पे देखो कि इन सब में क्लोरीन यानी कि एनायन जो है कॉमन है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कैटायन के आधार पे. एनायन कॉमन है सब में, तो कैटायन के आधार पे डिसाइड किया जा सकता है. ओके, अब आप बताओ कि इन सब में सबसे ज्यादा सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा? लिथियम से, बेरिलियम से, Mg Rb, बताइए कौन होगा? तो आप बोलोगे सर Rb जो है सो सबसे कम उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है. फाइन, तो हमें मिल गया ना कि Rb का जो वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सबसे कम है. क्लोरीन कितना 3 होता है, सो द डिफरेंस इज वेरी हाई. सो जब डिफरेंस बहुत हाई है तो ये किसको फॉर्म करेगा, ये मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर बताएगा, मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर बताएगा. क्लियर? अगर यही कॉन्सेप्ट लगाया जाए और देखना है मिनिमम आयोनिक कैरेक्टर के लिए, तो सर्च करेंगे ऐसा कौन सा बंदा है, ऐसा कौन सा एटम है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू उन सब में ज्यादा होगा. तो आप बोलोगे कि शायद बेरिलियम का साइज भी छोटा है. ठीक है, बेरिलियम का साइज भी छोटा है, तो उसके आधार पे भी आप बता सकते हो. बेरिलियम का साइज भी छोटा है तो क्लोरीन को आसानी से पोलराइज कर पाएगा. तो क्या है, ये आपका आयनिक बॉन्ड तो बनाएगा, बट कैरेक्टर क्या होगा इसमें, मिनिमम होगा. क्या होगा, मिनिमम कैरेक्टर होगा इसमें. इसके और भी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हैं, पर बेस्ट जो मेथड मुझे क्या लगा, आप इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू के आधार पे चीज़ों को बता सकते हो. आप फजान स्वरूप के पास भी जाते हैं और वहाँ से भी देखते हैं, चार्ज वाली बातें भी देखते हैं, वो भी अप्लाई की जा सकती है. पर जो बेस्ट मेथड मुझे लगा, आप इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट उसके आधार पर बता सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2 है आपको ऑक्सीडेशन नंबर. क्वेश्चन 2 में आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है. बड़ा ही सिंपल है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ये. PH4 पॉजिटिव X मान लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा बताइए, X प्लस, बताइए क्या होगा, 4 + 1 दैट विल गिव यू +1. सो X की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, 4 उधर चला जाएगा तो -3. X की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, -3, यानी यहाँ पे क्या हो गया, -3 हो गया. PO2 3 नेगेटिव, क्या हो जाएगा बताइए, इसको मान लिया मैंने X, तो क्या हो जाएगा, X प्लस 2 × -2 इज इक्वल टू कितना है, -3 है, सो -3. तो बताइए X की वैल्यू क्या आएगी, X की वैल्यू आ जाएगी 2 + 2 × 2 -4, -4 चले गया तो +1 आ गया. ठीक है, अगला क्या है, PO4 3 नेगेटिव, लिख देते हैं PO4 3 नेगेटिव. बताइए क्या होगा, इसको मान लिया मैंने X, तो X प्लस
कितने 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू चार्ज कितना है -3 तो लिख दिया -3। 4 इंटू 2 क्या होगा -8 -8 जाके +8 -3 +8 +5 सो एक्स की वैल्यू आ गई +5। अगला बताओ PO3 3 नेगेटिव PO3 3 नेगेटिव सो x की वैल्यू बताओ क्या होगी x +4 कितने 3 है सॉरी सो 3 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू कितना होगा -3 है सो x की वैल्यू इज कमिंग टू बी 3 इंटू 2 -6 इधर जाके +6 सो -3 +6 कितना हो गया +3 सो क्या हो जाएगी +3 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सारे लोग हैं बड़े ही ध्यान से देखेंगे। मैं लिख देता हूं इन द फॉलोइंग रिएक्शन द वैल्यू ऑफ x इज क्या है फॉलोइंग रिएक्शन H2O रिएक्शन किया किसके साथ SO3 2 नेगेटिव के साथ क्या बनाया बताइए बनाया है SO4 2 नेगेटिव और क्या बनाया है 2H+N और ये सब X नहीं पता ये क्या है रिएक्शन बैलेंस कर। तो ऑक्सीजन कितना है -2 है ऑक्सीजन कितना है -2 है तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं आया है। हाइड्रोजन +1 हाइड्रोजन में कोई चेंजेस नहीं आया है। सल्फर इज 3 इंटू 2 6 सो दिस इज कमिंग टू बी +4 है ठीक है और यहाँ पे क्या है 4 इंटू 2 8 -2 +6 तो चेंजेस है कितना का चेंजेस है बताइए +4 टू +6 क्या हो रहा होगा माइनस कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तो ये x क्या हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है तो क्या हो जाएगा बताइए 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सारे लोग बड़े ही ध्यान से देखें। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है इन द रिएक्शन फिर से रिएक्शन लिख देता हूं मैं आप सभी के लिए। कार्बन है एंड HNO3 का रिएक्शन करवा रहे हो अब कार्बन के साथ देगा क्या देगा CO2 + 2H2O CO2 + 2H2O प्लस क्या दे दिया 4 मोल ऑफ NO2 4 मोल ऑफ NO2 तो इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर सब लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे 0 था यहाँ पे ये +5 है यहाँ पे ये +4 है यहाँ पे ये -2 है कोई मतलब नहीं है यहाँ पे +4 है। ध्यान से देखते हैं क्या हो रहा है। HNO3 HNO3 का काम क्या है तो जब भी आपको इसका काम है तो पहले ये देख लो कि उसके बगल वाले बंदे के साथ क्या हुआ है। कार्बन जो है +0 से सॉरी कार्बन 0 से किस में गया है +4 में गया है। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को आप क्या बोलते हो ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हो। जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसने किया है और जो ऑक्सीडेशन दूसरे को करवाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ध्यान से देखो तो HNO3 क्या हुआ है N+5 से +4 हो गया है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जिसका डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है यानी कि इसने किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया है। किसको किया कार्बन को किया कार्बन को ऑक्सीडाइज करके CO2 में बदल दिया ठीक है। सो फिर से ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट है बड़ा ही आसान सा है कि जो बंदा दूसरे को ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडेशन कहलाता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ऑक्सीडेशन होता क्या है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन क्या होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानना हो क्या करेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देख लेंगे तो क्या हो गया वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देख लेंगे वो क्या होता है रिडक्शन कहलाता है। तो कार्बन 0 से पहुंच के 4 हो गया इंक्रीज हो गया तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। किसने कराया HNO3 ने कराया तो HNO3 ने कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया तो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में सारे लोग बताएंगे मुझे क्या है क्वेश्चन 5।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स नीदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। आपको क्या करना है, सारे स्पेसीज का ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है और देखना है किसमें चेंज कर रहा है। जिसमें चेंज हो रहा है इसमें या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, नहीं तो रिडक्शन हो रहा होगा। जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा है इसका मतलब उसमें कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 सी। ऑप्शन 1 क्या है बताइए, CrO4 नेगेटिव, करेक्ट। से गया है Cr2O7, Cr2O7 नेगेटिव। बताइए क्या है, 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 क्या हो गया +6, क्या होगा 7 दूनी 14 माइनस 2 क्या हो जाएगा बताइए 12, 12/2 +6। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, यहाँ भी +6 है, यहाँ भी प्लस है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं। अगर आगे का ऑप्शन देखो ध्यान से, आगे का ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बट लेट्स राइट वन ऑप्शन। आपका जो सेकंड ऑप्शन है ध्यान से देखेंगे, क्रोमियम जो है किसमें जा रहा है, CrCl3 में चला गया। CrCl3 में क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का, यहाँ पे +3, यहाँ पे क्या है 0, 0 से +3 हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। दूसरा ऑप्शन सोडियम से सोडियम पॉजिटिव, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। सल्फर क्या है, सल्फर का क्या हो रहा है, सल्फर भी ध्यान से देखो तो उसके भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आ रहे हैं। और हाँ H2O3 H4 स्टैंडर्ड कंपाउंड जिसके ऑक्सीडेशन नंबर पूछे भी जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिए। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या है कि वहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, नहीं तो रिडक्शन हो रहा होगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, +6 यहाँ भी, +6 यहाँ भी, कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं हो रहा है, तो नीदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस इज हैपनिंग हियर। क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 6 की तरफ सारे लोग ध्यान लगाएंगे। क्वेश्चन 6 में बोला कि ऑक्सीडेशन आपका रॉन्ग है, मैंने इसको जान के ब्लैक कर दिया है और ज़्यादा डार्क ब्लैक कर दिया ताकि आप लोगों को रॉन्ग दिखे, नहीं तो बहुत सारे पहले ऑप्शन लगाते हैं टिक करके चले जाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +1 इन पेरोक्साइड। सो पेरोक्साइड में क्या होता है, पेरोक्साइड का ये लिंक आपने देखा होगा, ये माइनस माइनस, 2 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, तो 1 ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव, तो -1 होना होता है पेरोक्साइड में। कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, -1 होना होता है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। चलो आगे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 क्या है। ऑप्शन 2 सेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2 इन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। लेट मी राइट दिस, O2 नॉट O2, OF2। फ्लोरीन ऑलवेज -2, सॉरी फ्लोरीन ऑलवेज -1, so this is always -1, so this has to be +2। तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का +2 हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर इन OF2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1/2 इन सुपर ऑक्साइड। लेट मी राइट सुपर ऑक्साइड, so NaO2, ठीक है, NaO2। सोडियम ऑलवेज +1, ऑलवेज +1, तो ये क्या होगा, -1 होना चाहिए दोनों ऑक्सीजन पे, तो एक ऑक्सीजन पे -1/2 हो जाएगा। Is this clear that oxidation number of oxygen is -2 in most of its compound? So that is the normal, or you can say general oxidation number of oxygen is -2। जनरली हर जगह ऑक्साइड्स में आप देखोगे क्या होता है, -2 ही पाया जाता है, तो दैट इज फाइन। सो ऑप्शन 2, 3 and 4 इज करेक्ट और करेक्ट ऑप्शंस, एंड द फर्स्ट वन इज रॉन्ग वन, वही आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट इज क्वेश्चन 7 सेज, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद सोडियम, सो लेट मी पुट अ रिएक्शन, सोडियम है, सोडियम रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ, क्या होगा बताइए, हाफ ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन साथ करेगा तो सोडियम हाइड्राइड बनाएगा, और यहाँ पे -1 होता है, ये +1 ऑलवेज होता है, ये 0 होता है। ओके, सो अब बताइए कि जो हाइड्रोजन जो है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद सोडियम, हाइड्रोजन एक्ट्स एज, हाइड्रोजन कैसे किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है वहाँ पे। सो ध्यान से देखते हैं, इसने क्या किया है, हाइड्रोजन का काम क्या है, इसने सोडियम के ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करके +1 पहुंचा दिया है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो हाइड्रोजन ने किया है क्या, सोडियम को ऑक्सीडाइज, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग है। फिर से कॉन्सेप्ट वही है कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे वो हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को रिड्यूस करे वो हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन होता क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, These are the basic concept. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सारे लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 8 क्या है बताओ। Which one is oxidizing agent in the given reaction? So let me write the given reaction. CrO4 minus 2. This is reacting with 2H plus ion. This is giving Cr2O7 2 minus प्लस क्या दे रहा है, H2। ठीक है, तो जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न आए, बार बार बोल रहा हूं, जब भी आपको रेडॉक्स रिएक्शन के प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहला काम है सबके ऑक्सीडेशन नंबर को ज्ञात कीजिए। ज्ञात करते हैं। सो ओके, सो दिस इज 2 है ना, रिएक्शन बैलेंस अब हो जाएगा आई थिंक। चलो, दिस इज +6, दिस इज +6, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, HS+1, दिस इज आल्सो +1 -2। तो अगर इस प्रॉपर रिएक्शन में देखेंगे क्या हो रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन आप निकालोगे, आप बोलोगे कि सर किसी भी स्पीसीज का, किसी भी एलिमेंट का यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो क्या बोलेंगे, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोल रहा है, दैट इंप्लाइज नीदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन। क्या ये बोला जा सकता है, बोला जा सकता है। ठीक, तो जब आपके पास ऐसा कोई भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, तो इसमें ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखाई देगा, ना ही रिड्यूसिंग एजेंट दिखाई देगा, दोनों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, ओके, सो इसलिए ऑप्शन नन है, उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। सो ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आ गया है आपके पास, थर्मोकेमिस्ट्री का। देखते हैं क्या है, डेल्टा H0 ऑफ F, डेल्टा H0 F ऑफ CO क्या होता है। सबसे पहले तो डेल्टा H0 का मतलब क्या है कि आपका CO बनाना है ना, क्या बनाना है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, तो आपको बनाना है CO बनाना है। ये किस में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। कितना होगा, 1 मोल होगा। ये किससे बनेगा, ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट उससे बनना चाहिए, तो कार्बन सॉलिड से। ठीक है, ऑक्सीजन गैस से, और कितना, हाफ ऑफ मोल। दिस इज कॉल्ड डेल्टा H0F। क्लिक, ठीक। अब CO2 की बात करते हैं। CO2 को बनाना है तो कैसे बनेगा, CO2 को बनाना है, ये अपने स्टैंडर्ड 1 ही मोल बनाना है, किससे बनेगा, कार्बन सॉलिड से, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट, डेल्टा H0। अब क्या बताओ, क्या इन दोनों में क्वेश्चन बोला है कि डेल्टा H0 ऑफ F ऑफ CO इज हाफ ऑफ, तो क्या हम इसको, इस रिएक्शन को हाफ करेंगे तो क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा भाई मेरे, सिर्फ ऑक्सीजन को हाफ करने पे आ रहा है। रिएक्शन को हाफ करोगे, रिएक्शन को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते और अगर ये रिएक्शन आ रहा होता तभी आप डेल्टा H0 को हाफ करके इसके बराबर लिख सकते थे। आप रिएक्शन को लिख के देखो कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी कि this delta H0 of F for CO is not equal to half of delta H0 of F। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। दूसरा ऑप्शन देखो, डेल्टा H0 F of CO यानी, फिर से इसको ध्यान से पहले ऑप्शन को देखो, पहले वाला जो मैंने लिखा है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा H0 यानी कि स्टैंडर्ड
enthalpy of formation of graphite plus half of standard formation of enthalpy of O2 that is 0. सो नहीं ना यार, ऐसे कैसे हो जाएगा? आपको क्या है, आप क्या जब बॉन्ड हार्मोनिक साइकिल बनाते हो तो क्या होता है, ये सी से सॉलिड से गैस में जाता है, तो उस एनर्जी को कहाँ आपने एक्यूमुलेट किया? सो आपका ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन 3 देखो ध्यान से कि CO, दिस इज डेल्टा H नॉट ऑफ F ऑफ CO दैट इज इक्वल टू CO2 माइनस O2। O2 का तो जीरो होता है, O2 का जीरो होता है, तो क्या हो जाएगा? अगर ध्यान से देखो तो थर्ड ऑप्शन इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट ऑफ CO इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट ऑफ CO2। ये दोनों बराबर कैसे हो सकता है? चलो आगे बढ़ते हैं। डेल्टा H नॉट ऑफ CO इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट कंबशन ऑफ ग्रेफाइट माइनस कंबशन ऑफ CO करके देख लेते हैं क्या है। कंबशन ऑफ ग्रेफाइट क्या होगा बताओ? कंबशन ऑफ ग्रेफाइट CS, combustion of graphite C solid plus O2 gas giving you CO2 gas and this is called delta H naught combustion of graphite। लिख देता हूं मैं, ठीक है। आगे बताओ दिस माइनस, मैं यहां माइनस लिख देता हूं। डेल्टा H नॉट कंबशन ऑफ CO, CO का कंबशन कैसा होता है? CO का अपने गैसियस फॉर्म में होता है, गैस लिख दिया। फिर किसके साथ रिएक्शन करेगा? O2 के साथ रिएक्शन करेगा। कितना? गैस के साथ करेगा। क्या 1 मोल करना है रिएक्शन, तो हाफ ऑफ मोल के साथ ही करेगा, जो बनाता है CO2 गैस। डेल्टा H नॉट कंबशन ऑफ CO। माइनस करेंगे तो क्या होगा? जब माइनस करेंगे तो ये CO साइड चला जाएगा, ये से ये कैंसिल हो गया, और एक O2 से एक O2 चला जाएगा तो हाफ ऑफ O2 बचेगा। सो C सॉलिड यस, हाफ ऑफ O2 यस, गिविंग यू। तो मैं लिख ही देता हूं ना, आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो मैं इसको जब आप घटाओगे तो क्या होगा? ये से ये कैंसिल, सो C सॉलिड प्लस हाफ O2 में से हाफ गया तो हाफ ऑफ O2 गिविंग यू CO किस साइड आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा CO। तो यस, ये रिएक्शन तो यही आ गया, यानी कि डेल्टा H नॉट ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट माइनस कंबशन ऑफ आपका CO विल गिव यू द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सो या दिस इज द मतलब बेसिक आइडिया लगाना था आपको। थोड़ा सा ये क्वेश्चन, पार्टिकुलर क्वेश्चन जो है अराउंड आपके 60 सेकेंड्स के आसपास ले लेगा। तो यस, ये क्वेश्चन टाइम हल्का सा कंज्यूमिंग है, आपको हर ऑप्शन चेक करने पड़ रहे हैं, बट यस थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाइए ताकि क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, इनको थोड़ा सा जल्दी से आप वीडियो को पॉज करने के बाद इन सबको नोट करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सारे बंदे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 10वें की तरफ बढ़ेंगे। कार्बन का 2 रिएक्शन गिवन है, उसकी इंथैल्पी गिवन है, आपको तीसरे रिएक्शन की इंथैल्पी है। बड़ा ही आसान है, रिएक्शन से आप पता कीजिए थर्ड रिएक्शन कैसे मिलेगा और वही काम करना है इंथैल्पी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 की बातें हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 10 पहला जो है, सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पहला रिएक्शन क्या है। C सॉलिड है, ये O2 के साथ भैया रिएक्शन करने वाला है, कंबशन रिएक्शन हो रहा है और बन रहा है CO2 गैस, और इसको H1 मैं लिख देता हूँ, वैल्यू बाद में देखेंगे। CO2 है, सॉरी CO है, गैस है, हाफ ऑफ मोल ऑफ O2 है, ये भी गैस है और ये बना रहा है CO2, ये भी H2 लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, सो C सॉलिड प्लस हाफ ऑफ O2 गिविंग CO। हमें निकालना है, क्या निकालना है? देखो, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो जब घटाएंगे तो क्या होगा बताइए? CO2 कैंसिल, हाफ O2 तो C सॉलिड प्लस O2 में से हाफ O2 गया, हाफ ऑफ O2 गिविंग यू CO2 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी CO गैस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है जो मैंने रिएक्शन के साथ किया है। अब ध्यान से देखो, जो इंथैल्पी जिस रिएक्शन के लिए निकालना था क्या वही है? यस वही है। तो जो हमने रिएक्शन के साथ किया है वही इंथैल्पी के साथ करेंगे। तो हमने क्या किया है, इसमें से इसे घटाया है, तो H1 में से H2 को घटा दीजिए, वही इंथैल्पी ऑफ दिस पार्टिकुलर रिएक्शन आएगा। सो बताइए H3 इज इक्वल टू H1 माइनस H2। वैल्यूज कहाँ है दिखाएंगे क्या? वैल्यूज इज 94,
94 माइनस कितना है 67, सो माइनस ऑफ 67.7, सो दिस इज कमिंग टू भी कितना हो जाएगा बताइए 161.7 किलो कैलोरी। ठीक है, करेक्ट ना? सो 161.6 किलो कैलोरी, आई थिंक करेक्ट है, यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते, 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCN बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 13.3 किलो जूल पर मोल। द एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCN। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है 11, क्वेश्चन है सो HCN बीइंग ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होगा तो कुछ एनर्जी चाहिए होगी, H को हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में कुछ एनर्जी चाहिए होगी। तो आप उसको बॉन्ड को तोड़ोगे, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ, बॉन्ड को एनर्जी चाहिए तो H प्लस और Cn निगेटिव में बदला, और इसको आपने कुछ एनर्जी दिया होगा H1। ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड तोड़ा है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसके लिए डिसोसिएशन एनर्जी, यही मुझे चाहिए। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो तुरंत ही टूट जाएगा, और ये आप बोलोगे ये बनाया OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और यहाँ पे लड्डू। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है, और हमें क्या पता है कि H प्लस और OH नेगेटिव दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो H2O बनाते हैं, और जब H प्लस और OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन होता है, लास्ट वाले आपके टेस्ट में भी ऐसा प्रश्न आया था, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज नथिंग बट H प्लस आयन OH नेगेटिव आयन क्या होता है, अराउंड 57 किलो जूल होता है, नहीं? सो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा 57 और 57 किलो जूल, नॉट टू बी प्रिसाइज 57 किलो जूल मैं लिख रहा हूँ, 57.3 और 5 होता है, नहीं? ओके, सो चलिए हो गया, सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ते हैं, तो क्या होगा HCN, दिस इज रिएक्टिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज गिविंग यू NaCN और नथिंग बट Na प्लस एंड Cn नेगेटिव, NaCN एंड H2O। ठीक है, हमने सबको जोड़ा है, तो H प्लस कैंसिल, OH नेगेटिव कैंसिल, and everything is fine. So this is called H2, and this H2 value is given. This is the heat of neutralization for this particular reaction, जो कि आपको अगर ध्यान से देखो 13.3 किलो जूल गिवन है। ओके, सो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, H1 प्लस 0 प्लस 57 दैट इज इक्वल टू क्या है वैल्यू 13.3, सॉरी दिस इज माइनस, ना रियली सॉरी, दिस इज माइनस 13.3 किलो जूल लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। हमें क्या निकालना है, H1 निकालना है, तो बताओ H1, सॉरी दिस इज माइनस, सो हमें H1 निकालना है, H1 इज इक्वल टू क्या होगा 13.3, क्या साइन इन्होंने गलत दिया क्या, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज नेगेटिव ना यार, कहाँ है -3, इन्होंने लगता है क्वेश्चन में गलत दे दिया। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में करेक्ट करो, 13.3 नेगेटिव होगा, क्या होगा 13.3 नेगेटिव होगा, सो वेयर इज 13.3, दिस इज नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव। ध्यान से देखो, आई थिंक आप लोगों में करेक्ट हो सके, मेरे में थोड़ा सा रॉन्ग दिख रहा है, मेरे में प्लस ही है, तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा, सो -13.3, ठीक है, -13.3 इधर आ गया 57 है, तो बताइए अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज 0.7, ठीक है, एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 43.7 किलो जूल, 43.7 किलो जूल, ठीक है, 43.7 किलो जूल के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए, आंसर इज करेक्ट एक्चुअली, फर्स्ट ऑप्शन 43.8 एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। हमें क्या करना था, किसी तरीके से रिएक्शन पता करना था, और ये है H1 हमें पता करना है, दैट इज द डिसोसिएशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 12वां पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन 1 to 12। species which by definition has zero standard molar enthalpy of formation,
तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि जीरो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी किसका होता है, जिस पार्टिकुलर टेम्परेचर एट 298 केल्विन पे वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट पे हो। जैसे ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन 298 पे ब्रोमीन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, लिक्विड, यानी कि Br2 लिक्विड के रूप में रहेगा ये। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपने स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है बताइए, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में होता है, और वो भी कौन सा, O2 गैस, नॉट O3, O2 गैस, O3 O2 से बनता है। सो स्टैंडर्ड स्टेट पे O2 ऑक्सीजन O2 के रूप में रहता है, नॉट O3 के रूप में। क्लियर? नाउ कमिंग टू द थर्ड वन वी हैव इज मीथेन। मीथेन नेचुरली नहीं होता ना, मीथेन तो CH4 है, ये बनता है किसी न किसी से, कार्बन से एंड हाइड्रोजन से, तो इसकी अपनी कुछ वैल्यू आएगी, इंथैल्पी की वैल्यू आएगी, जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ब्रोमीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड होना चाहिए था, गैस नहीं होना चाहिए था, ऑक्सीजन गैस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ कमिंग टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड HCl आर गिवन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl पूछ रहा है, चलिए बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 30। सो हमारे पास है द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। रिएक्शन लिखते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl का जो हमारा एक रिएक्शन होना चाहिए वो हम लिखने जा रहे हैं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, यानी कि HCl बनना चाहिए 1 मोल, किस में होगा, ये गैस में होगा। ठीक है, HCl बनना चाहिए 1 मोल, किस में होगा, गैस में होगा। किससे बनेगा, हाइड्रोजन से बनेगा, वो किस में होगा, वो भी गैस में होना चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट कितना होगा, हाफ ऑफ मोल होना चाहिए। क्लोरीन है, क्लोरीन भी होना चाहिए किस में, गैस में, और किस में होना चाहिए, हाफ ऑफ मोल होना चाहिए। चलिए चीजें लिख दी हमने यहाँ से, तो दिस इज द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो इस तरीके से अब हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसके आधार पे लेट्स ट्राई सॉल्विंग द प्रॉब्लम। डेल्टा H फॉर दिस पार्टिकुलर रिएक्शन क्या हो जाएगा, अब बताओ, हाफ ऑफ मोल ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 गिवन है क्या, यस, दिस इज गिवन एज Be। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी लिख देता हूँ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस हाफ ऑफ bond energy of Cl2 minus half of bond energy of 1 mole of HCl। तो लिख के बताओ मुझे क्या होगा, हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी, सो हाफ इनटू 104 प्लस 58 माइनस 103, बताओ भैया क्या आएगा। सो दिस इज बताओ, ये हो जाएगा आपका 52, ये हो जाएगा 29, 52 प्लस 29 क्या हो जाएगा 81 माइनस 103। सो दिस इज कमिंग टू बी माइनस 22 किलो जूल। क्या किलो जूल है, किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, पे बहुत सारे लोग पागल हो जाओगे सर कैसे बनाए। इसने मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन की बातें की हैं, तो इसको बनाने के लिए ग्राफ से आसान मेथड कोई है ही नहीं। यानी मैं ग्राफ बनाऊंगा वर्क डन का फॉर द ऑल द 3 प्रोसेस इन 1 ग्राफ, और वहां से दिख जाएंगी चीजें। कैसे बनाओगे ग्राफ, ये है आपका P प्रेशर, ठीक है, देन दिस इज आपका वॉल्यूम। क्या ये सीधा दिख रहा, यस दिख रहा, सीधा दिख रहा, ठीक है। अब यहां V1, दिस इज V1, दिस इज V2। सो मैं ऐसे एक लाइन खींच देता हूं ताकि दिखता है, दिस इज V1, दिस इज V2। क्लियर, ठीक है। और ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों के लिए वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 बराबर है, तीनों के लिए, 3 प्रोसेस के लिए। सो ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, बताओ कौन सा होगा आइसोथर्मल, कौन सा होगा आइसोबारिक। पहला उंगली डालना है, और पहला वाला आइसोथर्मल, दूसरा वाला एडियाबैटिक। सो दिस इज योर आइसोथर्मल, दिस इज adiabatic। क्लियर,
तो हमें पता चल गया दिस पार्टिकुलर इज आइसोथर्मल, नीचे वाला एडियाबैटिक मैं लिख देता हूं, दिस इज आइसो मतलब आप समझ जाना आइसोथर्मल, दिस इज एडिया मतलब एडियाबैटिक। तो अब ये जो है बोल रहा है वी हैव सम वन मोर प्रोसेस कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आइसोथर्मल का मैं आइसोथैरिक टी लिख देता हूँ, और आइसोबैरिक का मतलब प्रेशर सेम होगा ना, कांस्टेंट होगा, आइसोबैरिक मतलब कुछ ऐसा गया होगा, दिस इज आइसोबैरिक। अब कोई पूछे कि सर मुझे वर्क डन की मैग्नीट्यूड बताओ, व्हाट इज वर्क डन, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV फ्रॉम V1 to V2, दिस इज नथिंग बट द ग्राफ अंडर द कर्व P dV, सॉरी एरिया अंडर द कर्व ऑफ P dV, यानी कि हम तीनों का एरिया निकाल दे तो वही हमारा वर्क डन होगा। अब ध्यान से देखो, दिस इज एडियाबैटिक, इसके अंदर का एरिया क्या है, ये है, this is the area under the curve of adiabatic curve, area under the particular curve adiabatic। okay. अब मैं बोलूं कि what is the isothermal के अंदर का एरिया, this is isothermal के अंदर का एरिया, थोड़ा सा ज्यादा है, एडियाबैटिक से थोड़ा सा ज्यादा है। ओके अब इसका क्या मतलब है कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन द वर्क डन इन एडियाबैटिक मैग्नीट्यूड वाइज। अब बताओ आइसोबैरिक प्रोसेस का बताओ, दिस इज द आइसोबैरिक प्रोसेस, ये दोनों से ज्यादा है, ये दोनों से ज्यादा। सो क्या बोलेंगे, वर्क इन आइसोबैरिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन work in isothermal process, this is greater than work in adiabatic process। क्लियर? तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज दैट, क्वेश्चन नंबर 15 is steam undergoes decomposition at high temperature as per the reaction, what is this reaction, H2O से H2 और O2 बन रहा है, डेल्टा H0 वैल्यू पता है, डेल्टा S0 वैल्यू पता है, टेम्परेचर एट विच रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, सो कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कब रहता है, वी नो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, this particular reaction is at equilibrium, that gives you delta G is equal to 0, that is delta H minus T delta S, so T is equal to delta H by delta S, put the values we have is 200 kilojoules, so 200 into 10 to the power 3 joule divided by 40 जूल, सो क्या होगा, लड्डू से लड्डू एक बार में 5 बार में गया, सो दिस इज कमिंग टू 5 into 10 to the power 3, so 5000 किल। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 विच हैज मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी, क्वेश्चन रिपीटेड था, आर्थिक पिछली बार गलती हो गई थी, देखते हैं इस पर क्या करना है। हमें क्या पता है डेल्टा यू और यू क्या होता है बताइए, डेल्टा यू क्या होता है, एन CV डेल्टा T, एंड CV की वैल्यू क्या होती है बताओ, CV की वैल्यू क्या होती है F/2 RT, F/2 RT करेक्ट ना। सो हमारे पास है क्या क्या गैस हैं, हमारे पास गैस हैं कौन कौन से, नाइट्रोजन और ओजोन, सॉरी CV क्या होता है, CV होता है FR/2, नहीं अगर इसको ध्यान से लिखो तो क्या हो जाएगा, N FR/2 डेल्टा T, या किसी टेम्परेचर पे का बात करें, U बात करें, सो N FR/2 into T। अब ध्यान से देखें, हमारे पास नंबर ऑफ मोल सेम है, हमारे पास टेम्परेचर सेम है, R एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सो U इज प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, यानी कि जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा उसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा। हमारे पास नियॉन है, नियॉन क्या होगा, एक स्फेरिकल गैस है, ठीक है।
हाँ भाई, एक ही तो है इसमें, क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक गैस होने के कारण एक ही स्फीयर दिखता है ना, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, एक स्फीयर के कारण 3 होगा। नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है, तो डाई एटॉमिक है तो क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा। और सबसे ज्यादा होगा ओजोन का, ट्राई एटॉमिक है नहीं, तो सबसे ज्यादा होगा ओजोन का, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक होने का सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो ओजोन का इंटरनल एनर्जी, ओजोन हाईएस्ट। सो अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट में आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं फिर से, कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। आप बोलते सर 3/2 RT होता है, तो जब आप आइडियल गैस को याद करेंगे गैसेस स्टेट में, तो हमने माना था कि जो भी आइडियल गैस होते हैं ऑल आर स्फेरिकल, ये स्फीयर के जैसा हमने ट्रीट किया था। और जब आप स्फीयर के जैसा ट्रीट करोगे तो 3 की वैल्यू को कहाँ रखो, कहीं रख दो। सो यहाँ रखते हैं 3 की वैल्यू को, तो क्या होता है, जितनी इंटरनल एनर्जी है ऑल आर काइनेटिक एनर्जी, जितनी इंटरनल एनर्जी ऑल आर काइनेटिक एनर्जी, तो सारी काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से दिखेगी, बताओ भैया, 3RT/2। सो 3RT/2 था कि नहीं, याद करो भाई, 1 मोल के लिए सेम। सो सेम वहां पे हमने क्या माना था कि ऑल आइडियल गैस आर ट्रीटेड एज स्फेरिकल इन शेप, वहां पे डाई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक की बात नहीं करी थी। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में अंदर की तरफ आए हैं और अच्छे से गूढ़ रहस्य को पढ़े हैं, तो हमें समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17, 17वां क्वेश्चन, एग, द एग इज हार्ड बॉइल्ड, देयर इज एंट्रोपी के साथ क्या होता है। सो देखते हैं क्या है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है शायद, ये एग है, एग को आपने क्या किया है, दिस इज लिक्विड, दिस इज सॉलिड। जब आप नॉर्मल लिक्विड नॉर्मल सॉलिड की बात करते हैं तो क्या होता है, वी नो दैट एंट्रोपी डिक्रीजेज व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। एंट्रोपी क्या होता है, डिक्रीज करता है। बट लेट्स टॉक अबाउट द एग, एग के साथ क्या हो रहा है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एग in liquid state, all the egg which are made up of protein molecules से egg मिल के बने होते हैं, they all are linked with hydrogen bonding, हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं यहाँ पे क्या है, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, ये सब क्या है, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं। व्हाट डज इट मीन, आपको क्या किया है, आप एटीएम की लाइन में पैसे लगाने के लिए गए हैं और सब एक दूसरे को लाइन में खड़ा करके रखा हुआ है आप लोगों से, तो जब एक लाइन में है तो रैंडमनेस कम है, ठीक है, और एक बंदा आया बाहर से पैसे उठा के बाहर लुटा दिया, तब लाइन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, बंदे इधर उधर भागेंगे पैसे लूटने के लिए। सेम हैपेंड विद दिस पार्टिकुलर एग, जब आपने इसको हीट किया तो आपने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, यानी कि सॉलिड एग में क्या होता है, आप हीट कर रहे हो तो सॉलिड वो क्या हो गया, बॉयल हो रहा, बॉयल कर रहा मतलब हीट दे रहे, और हीट देने के कारण क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, तो अब क्या है कि आप वही बंदे हैं, अब क्या है, रैंडमनेस ज्यादा है, कोई बंदा कहीं खड़ा, कोई बंदा कहीं खड़ा, कोई कहीं लूट रहा है, तो क्या है, मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डर ज्यादा हो गया है, molecules are more disordered in this particular solid state। so यहाँ पे क्या हुआ है, randomness increase हुआ है, और जब randomness increase होता है तो क्या होता है, एंट्रोपी increase करता है। तो दिस particular question is very important, ध्यान से देखेंगे इस particular question को, ओके। तो 17 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, और दिस इज बॉइलिंग ऑफ एग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, एंट्रोपी इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता, ठीक है। ओके, सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, कल क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, दैट इज इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा ई सेम ही है, फॉर द कंबशन ऑफ लिक्विड बेंजीन। ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18। सो वी हैव लिक्विड बेंजीन, सो लेट मी राइट बेंजीन C6H6 liquid. This is reacting with oxygen gas, giving you sorry, this is giving you what,
CO2 and this is gas and H2O लिक्विड। चलिए रिएक्शन बैलेंस करते हैं। 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, so 3 हाइड्रोजन हियर। ऑक्सीजन बताओ कितना होगा? 6 × 2 12 + 3 15 15 by 2 15 by 2। सो डेल्टा Ng कोई मुझे बताओ, डेल्टा Ng क्या होगा? 6 - 15 by 2। So this is coming to be minus of 3 by 2। चलिए डेल्टा H is equal to delta U plus delta NgRT। So delta H minus delta U, this is what we need to find, that is equal to delta NgRT। बताइए डेल्टा NgRT क्या है? -3 by 2 into 8.3 जूल into temperature is 300, so this is coming to be 4.15, so this is around 3600 joule माइनस में। सो माइनस अप्रोक्सीमेट आंसर इज 3600। सर्च कीजिए आंसर जो 3600 के बराबर हो और 3.6 किलो जूल के बराबर हो। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 19। Question 19. What do we have here? So we have 4 reactions and चलिए देखते हैं। पहला रिएक्शन है कार्बन सॉलिड। Carbon solid is reacting with O2 gas and giving you CO2 gas. This is H1 और मैं लिखता हूँ H1 CO gas and this is reacting with half of mole of O2। ठीक है, this is giving CO2 gas H2 O2 gas reacting with this is giving 2 moles of O H3 CO gas, this is giving C gas plus O gas H4। चलिए अब इसके हेल्प से मुझे किसी तरीके से पता करना है कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस कैसे बन रहा है। तो क्या मैंने बताया कार्बन सॉलिड और कार्बन गैस यानी हमारा जो एम है ये पता करना है। मैंने क्या बताया? पहले आप रिएक्टेंट की तरफ जाएंगे। कार्बन सॉलिड दिखा, हमको खोजना है कार्बन सॉलिड कहाँ है। यहाँ है कार्बन सॉलिड, यानी इस रिएक्शन को एज इट इज देखना है। 1 मोल है क्या? जी हाँ 1 मोल है। कार्बन सॉलिड रिएक्टेंट साइड है? जी हाँ कार्बन सॉलिड रिएक्टेंट साइड है। बहुत अच्छी बात है, तो मैंने इसको लिख दिया, यानी कि 1 प्लस। उसके बाद हम जाएंगे प्रोडक्ट के साइड। प्रोडक्ट के साथ देखेंगे कि कार्बन गैस है, सर्च करेंगे कार्बन गैस कहाँ है। यहाँ नहीं दिखा, यहाँ भी नहीं दिखा, यहाँ भी नहीं दिखा, यहाँ दिखा। तो ये किस साइड है? प्रोडक्ट साइड है। ये किस साइड है? प्रोडक्ट साइड है। 1 मोल है? जी हाँ 1 मोल है। जी हाँ, तो दूसरा रिएक्शन भी ऐड हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपने इसको और इसको ऐड कर दिया है। तो अब जब इन दोनों को ऐड करके देख के बताओ मुझे क्या हो जाएगा। कार्बन सॉलिड प्लस CO प्लस O2 गिविंग यू CO2 प्लस C गैस प्लस O। तो इसमें क्या क्या आ गया? कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, ऑक्सीजन आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्म और CO2 हो गया। हमें इसे हटाना पड़ेगा। हमें किसे हटाना पड़ेगा? CO2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये देखो CO2 है, ये और ये हटा सकते हैं, यानी कि इस रिएक्शन में से इसको घटाना पड़ेगा। यानी कि रिएक्शन नंबर 2 को घटाना पड़ेगा। कहाँ लिखा मैंने? ये रहा रिएक्शन नंबर 2 को, सॉरी दिस इज कौन सा रिएक्शन था? चौथा था। दिस इज रिएक्शन नंबर 2 को घटाना पड़ेगा, तो मैंने रिएक्शन नंबर 2 को घटा दिया। जब घटाया तो क्या क्या बचा हमारे पास? रिएक्शन नंबर 2 को घटाया तो CO2 कैंसिल हो गया। एक O2 में से हाफ ऑफ O2 चला गया। ओके, तो बच गया है हाफ ऑफ O2 बचा हुआ है, हाफ ऑफ O2 बचा हुआ है। ओके, अब बताओ कि हाफ ऑफ O2 बचा है और यहाँ 1 ऑक्सीजन बचा है। तो 1 ऑक्सीजन बता, यहाँ हाफ ऑफ O2 है, तो इसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी घटा दो। तो हम क्या कर रहे हैं? -3/2 कर रहे हैं। चलिए, जो रिएक्शन के साथ किया वही हमें इनके साथ करना है। तो क्या होगा? H1 प्लस H4 माइनस H2 माइनस H3/2। बताओ क्या क्या होगा, करके बताओ ना क्या होगा। डेल्टा H1 क्या है? -94/3
This is minus 67.4 minus तीसरा sorry 230.6 sorry this is pause. Then क्या ही बताओ जरा क्वेश्चन माइनस H2 क्या होगा प्लस 67.4 then 3 so minus 117.4 by 2 इसको थोड़ा सा गुना भाग कीजिए देखते हैं क्या आता है कमिंग टू 145 145 इज द आंसर ठीक है तो कैलकुलेशन देख लो अपने हिसाब से 145 इज द करेक्ट आंसर चलो क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 की बात करने चल रहे हैं क्वेश्चन 20 क्या है बताओ भाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम इज एक्सटेंसिव इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात है एक्सटेंसिव किस पे डिपेंड करनी चाहिए एक्सटेंसिव सिस्टम के शेप पे सिस्टम के साइज पे नॉट सिर्फ साइज पे डिपेंड करनी चाहिए कितना बड़ा है कितना छोटा है तो अगर आप बोलो ये कोई सिस्टम है सिस्टम को आधा कर दिया तो वो प्रॉपर्टी भी आधी हो जाती है डेंसिटी साइज पे डिपेंड नहीं करती है बॉइलिंग पॉइंट नहीं करती है इंथैल्पी करती है नॉट मोलर इंथैल्पी हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम तो इंथैल्पी करती है इंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ठीक है क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा हूं द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई हो सेम ऐसा बनाया ना ऐसा ही क्वेश्चन है मीथेन लेट मी राइट मीथेन CH4 गैस प्लस O2 गैस गिविंग यू क्या बताइए CO2 1 मोल गैस एंड क्या होगा कितने मोल 2 मोल ऑफ H2O बताओ ऑक्सीजन कितना होगा 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 4 बाय 2 सो 2 हो गया डेल्टा Mg पता करो मेरे लिए डेल्टा Mg क्या होगा 2 + 1 3 और यहाँ 2 + 1 3 अरे वाह ये क्या हो गया भाई ये तो 0 आ गया भाई कहाँ गया हाँ ध्यान से देखो मीथेन गैस है ओ सॉरी ये तो लिक्विड होगा ना भाई मेरे सो ओके सो क्या होगा ये 1 minus 2 + 1 3 दैट इज इक्वल टू -2 चलो डेल्टा H माइनस ऑफ डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Mg/T हम दुनिया वाले को पता चल गई है कहाँ से पता चली यहाँ से पता चली है सो दिस इज कमिंग टू बी डेल्टा N की वैल्यू -2RT इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 बनाओ 22 क्या है which of the following reaction not defines molar enthalpy of formation delta H naught of F के ये क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए कौन रिएक्टेंट्स एंड एवरीथिंग 1 मोल मॉलिक्यूल बनना चाहिए देखते पहला है कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम रिएक्टेंट कैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड बनाना है तो कैल्शियम से बनाना पड़ेगा कार्बन से बनाना पड़ेगा ऑक्सीजन से बनाना पड़ेगा कैल्शियम ऑक्साइड से नहीं बनेगा वो आप कंपाउंड से नहीं बना सकते हैं आपको उसको बनाना पड़ेगा एलिमेंट से ठीक है तो ये आपका पहला ऑप्शन ही गलत हो गया है बाकी के सारे ऑप्शन सही हैं ब्रोमीन लिक्विड में है हाफ ऑफ मोल है हाइड्रोजन गैस में है हाफ ऑफ मोल है नाइट्रोजन गैस है 1 मोल है हाइड्रोजन गैस है सो ऑन बाकी के सारे ऑप्शन सही है जैसे आयोडीन सॉलिड है तो ये सारी चीजें हमेशा किस में होनी चाहिए डेल्टा H नॉट के लिए स्टैंडर्ड स्टेट में होनी चाहिए चीजें हाइड्रोजन जो आयोडीन है स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड ब्रोमीन लिक्विड तो इस चीजों को समझिए ओके सो आपका 22 का क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन गलत है आपका क्वेश्चन नंबर 23 क्या है HCN जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी है मैं लिख दूं क्या है बताइए 45.2 किलो जूल and for HCOOH or is it CH3COH let me write CH3COH
डेल्टा एच आयनाइजेशन इज ओनली 2.1 किलो जूल। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि HCl से आयोनाइज यानी कि H+ बनाने के लिए इतनी एनर्जी लगनी चाहिए, पर एसिटिक एसिड से H+ एंड एसीटेट आयन बनाने के लिए इतनी कम एनर्जी चाहिए। तो कौन से केस में एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम है? एसिटिक एसिड, यानी कम ही एनर्जी में आप H+ आयन बना पाओगे, और जब H+ आयन बना पाओगे कम ही एनर्जी में, तो ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस इज मोर इन दिस पार्टिकुलर एसिड विच इज एसिटिक एसिड। बट HCl में जो है एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो ईज क्या होगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आराम से नहीं बना पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई दिस हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ कंपेयर टू दिस वन। ये आसानी से आयन बन जाएगा, ठीक है। इसको आयंस बनाना मुश्किल है, H+ देना मुश्किल है, H+ देना आसान है। दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड दैट दिस द स्ट्रेंथ ऑफ HCl विल बी लेसर देन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, हमारे पास क्या बनाना है? हमारे पास 3 रिएक्शन हैं। सो 3 रिएक्शन की हेल्प से आपको एक 4th रिएक्शन बताना है। सो जिंक सल्फाइड, सो 2 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड, मैं रिएक्शन सिंपल लिख रहा हूं, जिंक सल्फाइड प्लस 3 मोल्स ऑफ O2 गिविंग यू 2 मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड प्लस 2SO2। इस रिएक्शन को पता करने के लिए हमें क्या क्या ऊपर के रिएक्शंस को देखना पड़ेगा। जिंक सल्फाइड हमारे प्रोडक्ट में होना चाहिए, सॉरी जिंक सल्फाइड हमारे रिएक्टेंट में होना चाहिए। सर्च करेंगे ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें 2 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। पहला में जिंक ऑक्साइड है, नहीं मिल रहा। दूसरे रिएक्शन में जिंक सल्फाइड है और वो प्रोडक्ट साइड है, हमें चाहिए रिएक्टेंट साइड में, मतलब उसको घटाना पड़ेगा। तो मैंने -2 कर दिया। फिर आगे बढ़े, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है, हमें किससे फर्क पड़ेगा? चलिए प्रोडक्ट के साथ चलते हैं। जिंक ऑक्साइड होना चाहिए। जिंक ऑक्साइड कहाँ पे है? पहले रिएक्शन में ही जिंक ऑक्साइड है। और क्या 2 मोल है? जी हाँ 2 मोल है। तो प्रोडक्ट में है, रिएक्शन में भी प्रोडक्ट है। हमारा जो रिक्वायरमेंट है जो रिएक्शन, उसमें भी प्रोडक्ट साइड में है। तो सिंपल इसको जोड़ देते हैं, +1। तीसरा है 2 मोल ऑफ SO2 चाहिए। 2 मोल ऑफ SO2 हमें खोजना पड़ेगा, पहले रिएक्शन में नहीं मिला, दूसरे रिएक्शन में नहीं मिला, तीसरा रिएक्शन है, जी हाँ तीसरा रिएक्शन में किस साइड है? प्रोडक्ट साइड है। तो जनरली आप क्या करोगे? +3 कर दोगे। तो इसी के साथ करते हैं। क्या ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट खत्म हो गया? ऑक्सीजन 3 मोल दिख रहा क्या? जी हाँ ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन में कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें कवर कर ली गई है। तो क्या है? -2 that is +293 पहला -616 फिर क्या होगा? ऐड कीजिए इसमें 408 करेक्ट, 408। सो क्या होगा? दिस इज डेफिनेटली विल गिव यू -730 किलो जूल, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। Okay, coming to question number 25. Question number 25. For a particular reversible reaction at temperature T, delta H and delta S we were found to be both positive. Delta H भी पॉजिटिव है, delta H भी पॉजिटिव है। लिखते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? ये 0 हो जाता है, तो मैं इसको 0 कर देता हूं। तो क्या होगा? डेल्टा H बाई डेल्टा T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, नहीं? ठीक है, ओके। और ये ध्यान रखेंगे, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, फाइन। नाउ बोल रहा है कि रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना पड़ेगा? स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना पड़ेगा बताओ? स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा G नेगेटिव होना पड़ेगा। डेल्टा G नेगेटिव, डेल्टा G 0 से कम होना पड़ेगा। दैट गिव्स यू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S should be less than 0. So डेल्टा H बाय डेल्टा T से क्या होगा बताइए? ये इधर गया, so this is greater than T, ऐसा होगा, ठीक है, यही होगा। और डेल्टा H बाय डेल्टा
डेल्टा एच बाई डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, टीई है, तो इसको रिप्लेस करेंगे तो इसको टीई लिख सकते हैं। यही करना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 पे पढ़ेंगे। देख लो ना, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नीडेड नहीं है इसमें, बड़ा आसान सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के लिए H+ होना चाहिए, मतलब एसिडिक कैसे होना चाहिए। सो पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, यस दिस कैन शो। हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ऐसा चला जाएगा और ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन उठ के यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, सो दिस कैन शो टॉटोमेरिज्म। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 कैन आल्सो शो टॉटोमेरिज्म। सो डबल बॉन्ड हो, सो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये ऐसे टूटेगा, ये यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन उठ के यहाँ के जुड़ जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर 3 मिथिल है, मिथिल है, सो दिस इज बेंजीन, CH, so CH2 हाइड्रोजन, so this will go like this, ये हाइड्रोजन उड़ के यहाँ पहुंच जाएगा। So yes, all the 3 molecules can show tautomerism. So क्या हो जाएगा, सारे के सारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, tautomerism is exhibited by, so क्वेश्चन 27 देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है, क्या इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन दिख रहा है जो एसिडिक हो। यहाँ नहीं है, यहाँ है, चलो है तो कैसे बनाओगे बताओ, कैसे बनाओगे। कार्बन के 5 बॉन्ड तो बना ना सकते, तो यहाँ तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिकल्ट है, एसिडिक हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी है हमारे पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आप नहीं बना सकते हो। चलो आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन में क्या किया इन्होंने, इन्होंने क्या किया है, 2 कार्बन जोड़ दिए, अभी भी नहीं है ऐसा कोई अवेलेबल हाइड्रोजन दिख ही ना रहा हमें। यस, अगर ऑप्शन 3 को देखोगे, ऑप्शन 3 इज नथिंग बट लाइक दिस, दिस इज ऑप्शन नंबर 3। सो यस यू हैव 1 हाइड्रोजन, सो ये ऐसे आएगा, ये बॉन्ड ऐसे आएगा, ये हाइड्रोजन उड़ के यहाँ पहुंच जाएगा, और अगर आपको ध्यान हो तो क्या बोलेंगे, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ध्यान से, ये क्या, ये लाइक दिस विल गो लाइक दिस विल गो लाइक दिस, ये है ऑक्सीजन में यहाँ पहुंचेगा, एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, और आप इसको फिनॉल के नाम से भी जानते हो, वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, तो ये कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन शो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं, इनको आप नोट कीजिए। ओके, 28 की बात कर ही रहे थे, विच कैन नॉट शो टॉटोमेरिज्म। 28 क्वेश्चन 28 पहला देखो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है आपका डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे है, CH3 है, और ये ब्रिजिंग एटम है। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि सर ये एक हाइड्रोजन अवेलेबल है और ये बॉन्ड बना देगा, पर याद रखिए ब्रिजिंग एटम जो है, ब्रिजिंग जो पार्टिकुलर एटम है, ये इनके साथ डबल बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, स्टेबिलिटी खो देता है अपना। तो ये जो डबल बॉन्ड आप लोग सोच रहे हो वो बनना बड़ा मुश्किल है, ये नहीं बनता है। तो ये क्या होगा, टॉटोमेरिज्म नहीं जाएगा। क्यों, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी नहीं है, एक ऑप्शन ये था पर ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि स्टेबिलिटी वो क्या होगा, अपनी स्टेबिलिटी खो देगा। ये हाइड्रोजन अपनी स्टेबिलिटी खो, ये कार्बन अपनी जो है स्टेबिलिटी खो देगा, और मॉलिक्यूल अपनी स्टेबिलिटी खो देगा। क्यों, ब्रिजिंग जो कार्बन है वो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, अनस्टेबल होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं बना पाएगा। ऑप्शन नंबर 2 के पास हाइड्रोजन है, बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 भी बना सकते हैं, तो यस ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। 2 क्या है देख लो, 2 इज लाइक दिस, so 2 is this one. So 1 hydrogen is here, so you can make like this,
इसका उठा के ठीक है, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक लास्ट वाले में थोड़ा इलेक्ट्रॉन का फ्लो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे फिर से टोटलिज्म में। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन भी आसान है। ठीक है, क्या होगा बताइए, क्या होगा? ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, ये हाइड्रोजन में उठा के इसको वहां पर डाल दो तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन सकता है। क्वेश्चन 29 देखो, क्वेश्चन 29 यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, वो टॉटोमेजन लीस्ट बेसिक कंपाउंड, लीस्ट बेसिक कंपाउंड हमारा पहला ऑप्शन ही जो है वो है लीस्ट बेसिक कंपाउंड। ये नाइट्रोजन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वही बताता है कि जो नाइट्रोजन बेसिक है या नहीं। आप ध्यान से देखो तो जैसे ही आप इस नाइट्रोजन को लिखोगे ये चला जाएगा रेजोनेंस में और इसको बना देगा कंपाउंड को एरोमेटिक, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस के अंदर गया है और एरोमेटिक बनाने में हेल्प कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं रहता है, वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं रहता है। दिस पार्टिकुलर कंपाउंड इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल, सो दिस इज द लीस्ट बेसिक। आपका फिर यू हैव पिरिडिन, यू हैव एनिलीन, एनिलीन का जो नाइट्रोजन है वो भी थोड़ा सा अवेलेबल कम होता है। उसके बाद पिरिडिन का नाइट्रोजन sp2 नाइट्रोजन होने के कारण कम खींचा जाता है, अंदर की तरफ रहता है। सो यस, बट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पार्टिकुलर कंपाउंड, दिस नाइट्रोजन इन रेजोनेंस, ये अंदर, ये क्या है, रिंग के अंदर जा चुका है, ये अवेलेबल ही नहीं है, अटैक के लिए ये अवेलेबल ही नहीं है। बाकी सब में तो अवेलेबिलिटी कम हो गई है, इसमें अवेलेबल ही नहीं है, तो अवेलेबल नहीं है बेचारा, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल की तरह काम करता है, और जिसके लिए इसको आप क्या बोलोगे, लीस्ट बेसिक कंपाउंड बोलोगे। कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए एंड बी इन द गिवन मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 बना रहे हैं, हम लिख देते हैं दोनों मॉलिक्यूल। इसको बोला आपने ए, और यहाँ पे CMe3 है, एक बल्कि मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूं, इसको बोला आपने P। चलो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एक बल्कि मॉलिक्यूल है, ऑर्थो ग्रुप है, तो ऑर्थो इफेक्ट लग गया। ऑर्थो इफेक्ट लगने का एग्जैक्टली मतलब क्या है कि ये COOH है वो उस रिंग के प्लेन में अब नहीं रहा है, तो इस रिंग के प्लेन में नहीं रहा है, तो रेजोनेंस जो इफेक्ट है इस रिंग के द्वारा अब इस COOH पे नहीं दिखेगा, जिसके कारण क्या है, रेजोनेंस क्या होगा, इसका ही होगा सर। क्लियर, रेजोनेंस इसका ही होगा। ओके, अब ध्यान से देखो, दोनों में तो रेजोनेंस सेम हो रहा है, बट इस रिंग के कारण क्या हुआ कि ये ऐसे दिया, ये ऐसे दिया, तो ये रिंग का रेजोनेंस क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन का जो रेजोनेंस होता उसको कम कर रहा है। ये बेचारा दोनों में सेम रेजोनेंस करता, COH का दोनों ऑक्सीजन सेम रेजोनेंस करता, पर क्या हो गया, ये बाहर चला गया तो रिंग का कोई इफेक्ट नहीं लगा, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से, तो रिंग का इफेक्ट लगा, रिंग अपना रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहा है, तो क्या हो रहा है, ये इसके रेजोनेंस को थोड़ा सा कम कर दे रहा है, इसके रेजोनेंस को थोड़ा सा कम कर दे रहा है, रेजोनेंस को कम कर दे रहा है, यानी ये जो सिंगल बॉन्ड है उसको डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम मिल रहा है, इसको डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा मिल रहा है। क्लियर? अब डबल बॉन्ड क्या होता है, छोटा होता है, सिंगल बॉन्ड लंबा होता है, इसको, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, तो जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा वो थोड़ा छोटा दिखेगा, यानी ए जो होगा वो बी से थोड़ा सा छोटा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 1 की बढ़ेंगे, 31 की तरफ बढ़ते हैं सारे लोग। 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बताया 31 ने, विच कैन शो टॉटोमेरिज्म। तो भैया अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन खोजिए और आंसर बताइए। पहला ऑप्शन
So sorry, this is oxygen here, double bond, double bond, double bond oxygen and CH3. So yes, आपके पास हाइड्रोजन है, so ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया एंड दिस हाइड्रोजन को उठा के यहाँ जोड़ दीजिए। तो यस, दिस कैंसो, फर्स्ट ऑप्शन कैंसो टॉटोमेरिज्म। सेकंड ऑप्शन वही है, ब्रिजिंग कार्बन है वहाँ पे, इसका मतलब कि वहाँ पे आप डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। तीसरा ऑप्शन में NO2 है और CH3 यानी उस कार्बन से 3 मैथिल ग्रुप जुड़े हैं, कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, नहीं होगा थर्ड ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन में रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही है, तो वहाँ भी आपका क्या टॉटोमेरिज्म नहीं दिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन 32, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शोन बाय। पहला ऑप्शन है अल्फा हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट अवेलेबल, प्लीज लुक एट दिस, सी डबल बॉन्ड करेक्ट, यहाँ हाइड्रोजन नहीं अवेलेबल है, दिस विल नॉट गो undergo this particular keto enol tautomerism. Then the third one, second one is Me3 C CHOH और CHO डबल बॉन्ड OH। यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, नहीं है, तो ये भी नहीं जाएगा। थर्ड ऑप्शन में क्या है? थर्ड ऑप्शन में भी आपके पास 2 बेंजीन रिंग हैं, बेंजीन रिंग है, अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड, नो अल्फा हाइड्रोजन, ये भी नहीं क्या? यस, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्या है? एक तरफ तो बेंजीन रिंग है बट दूसरी तरफ बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, ये हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो क्या होगा बताइए? टूट गया बॉन्ड, बन गया बॉन्ड, हाइड्रोजन उठा दीजिए, कीटो इनॉल दिखाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 33, Which of the following does not form hydride by direct heating of H2? ध्यान से देखेंगे, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं वो फॉर्म कर लेते हैं, पर बेरिलियम का साइज बहुत छोटा होता है। मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, डाउन द ग्रुप हाइड्राइड फॉर्म करने की एबिलिटी बढ़ती चली जाती है, पर नहीं क्या है, बेरिलियम का साइज भी छोटा है और जो मेटालिक कैरेक्टर है वो भी बहुत कम है। तो यस, बेरिलियम फॉर्म करता है हाइड्राइड बट डायरेक्ट हीटिंग से फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। सो बेरिलियम इज द करेक्ट आंसर। बेरिलियम जो है डायरेक्ट हीटिंग से फॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, एल्काली मेटल कैन बी केप्ट इन। तो एल्काली मेटल्स हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, एल्काली मेटल क्या होते हैं? एल्काली मेटल क्या होते हैं बताओ? दे आर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। भाई को इलेक्ट्रॉन दे दो तुरंत रिएक्शन कर लेगा। जितने भी अल्काली मेटल्स हैं स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिला कि रिएक्शन करना शुरू कर दिया। इसलिए वाटर में तो रख नहीं सकते, वाटर के पास 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। इथेनॉल में नहीं रख सकते, मिथेनॉल में नहीं रख सकते, क्यों? ऑक्सीजन है वहां पे, 2 लोन पेयर। आप एसिटिक एसिड में नहीं रख सकते, एक तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कल्प्रिट है, दूसरा हाइड्रोजन एसिडिक है, तो कैसे रख सकते हैं भाई मेरे? यस, केरोसिन ऑयल में रख सकते हैं, वहाँ पे कार्बन चेन होता है, ठीक है, कार्बन चेन होता है, जनरली अल्केन होता है, और हाइड्रोकार्बन होने के लिए, हाइड्रोकार्बन होने के कारण हाइड्रोकार्बन इनर्ट, जनरली इनर्ट, सो क्या है, आपके मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करे। आपने सुना भी तो होगा कि सोडियम मेटल को केरोसिन के अंदर रखते हैं, तो यही कारण है। 35, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी? 35 डेंसिटी ऑर्डर बताओ भैया, डेंसिटी ऑर्डर। तो डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए? डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज करनी चाहिए। सो ऑब्वियस सी बात है, लिथियम का जो डेंसिटी होगा वो किससे ज्यादा होगा? लिथियम का डेंसिटी क्या होगा? सोडियम से कम होगा। चलो, फिर क्या ऐसा होना चाहिए था? पोटासियम का हो जाना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, बट व्हाट इज हैपनिंग? ऐसा होता नहीं है। आप बोलोगे सर क्या ही बता रहे हो, देखो होता क्या है कि पोटासियम के पास क्या है, डी ऑर्बिटल भी आने हैं, वैकेंट है डी ऑर्बिटल, बट डी ऑर्बिटल होने के कारण क्या है कि ऐसा बोलते हैं कि उसका वॉल्यूम
मास की तुलना में वॉल्यूम का जो इंक्रीज है वो ज़्यादा होता है। व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज किया है, जिसके कारण क्या है, कंपेरेटिवली सोडियम से जो पोटासियम का जो वॉल्यूम ज़्यादा होता है, सो डेंसिटी थोड़ा सा कम हो जाता है। ग्राफ में भी आपको दिखेगा कि डेंसिटी हल्का सा कम है। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर फॉर द डेंसिटी। ठीक है, अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन 36 है क्या, देखेंगे। एडिशन ऑफ अ कंपाउंड एक्स shows the setting of cement slows the setting of cement। मतलब कि कुछ ऐसे कंपाउंड है हमारे पास जिसको अगर हम सीमेंट में ऐड कर देते हैं, घर बनाते हो ना, सीमेंट में ऐड कर देते हैं तो सेटिंग ऑफ सीमेंट स्लो हो जाता है, प्रोसेस स्लो हो जाता है। ऐसा क्यों है? देखो क्या होता है, कुछ ऐसे कंपाउंड है, खासकर हमारे पास जिप्सम है। आपको जिप्सम पता होगा नहीं? जिप्सम क्या है? जिप्सम क्या करता है कि जो सेटिंग ऑफ सीमेंट को स्लो कर देता है। इससे क्या है, वर्किंग जो आवर है हमारा, ठीक है, वर्किंग जो आवर है, वर्किंग टाइम है, वो बढ़ जाता है। आपको ज़्यादा समय मिलता है। ठीक है, आपको ज़्यादा समय मिलता है। साथ ही साथ दूसरी बात, जो हार्डनिंग होता है सीमेंट का, ज़्यादा समय बढ़ने के कारण अगर आपको सीमेंट को ज़्यादा समय दोगे ना सेटिंग होने में, तो वो हार्ड होगा, ज़्यादा हार्ड होगा। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड होगा तो हमें ज़्यादा क्या कहते हैं, हमें ज़्यादा समय देना चाहिए, वर्किंग टाइम ज़्यादा देना चाहिए। अब वर्किंग टाइम ज़्यादा देने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स को मिला देते हैं सीमेंट में। तो वो कैसे मटेरियल्स हैं, जल्दी जिप्सम का यूज़ करते हैं। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट .2H2। तो जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O। ठीक है, तो इसका यूज आप करते हो। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जब आप पढ़ते हो तो वहाँ में भी हम इसके ये हमारे नज़र में आता है कभी ना कभी। क्वेश्चन नंबर 37, आपको हर चीज पता होना चाहिए। क्वेश्चन 37, व्हाट इज विच ऑर्डर आर करेक्ट? थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, down the group thermal stability of sulfate increases। so बेरिलियम से बात करेंगे, so बेरिलियम सल्फेट सबसे कम होगा। फिर क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड बेरिलियम। so this is the thermal stability का ऑर्डर। ठीक है, बेसिक नेचर क्या है, डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीजेस। तो बेसिक नेचर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बेसिक नेचर, व्हाट विल हैपन? बेसिक नेचर में क्या होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा होना चाहिए, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड होना चाहिए, एंड देन दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, नॉट दिस। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनिक कंपाउंड बनते चले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा आयनिक होता है। तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो जो भी आपके पास हाइड्रोक्साइड हैं, सीजियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा होगा, देन रुबिडियम, देन पोटासियम, देन सोडियम एंड लिथियम सबसे कम होना चाहिए, पर इन्होंने उल्टा ऑर्डर दिया है तो वो भी गलत हो गया। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, NaCl का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, NaCl के बाद क्या है हमारे पास, KCl होता है, और ध्यान रखेंगे कि सबसे अंत में LiCl आता है, सबसे अंत में LiCl आता है। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन 38 यस। सो क्वेश्चन 38 क्या बोल रहा है, दो आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट वो आपसे पूछ रहा है। अब देखो, जैसे थर्मल स्टेबिलिटी की बात करी थी, डाउन द ग्रुप जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट क्या होता है, वो डिक्रीज करता जाता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है। जैसे अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो AgCl, AgBr एंड AgI, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI बहुत कम होता है। क्लियर?
सिमिलरली सल्फेट की भी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि आपका सल्फेट जो है डाउन द ग्रुप क्या है Ksp वैल्यू क्या होती है, कम होती चली जाती है, और जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स होते हैं वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, बेरिलियम सल्फेट सबसे ज़्यादा सॉल्युबल और बेरियम सल्फेट सबसे कम सॉल्युबल, एंड यू कैन अरेंज इट, क्या होगा, बेरिलियम सबसे ज़्यादा होगा, और उसके बाद बताओ मैग्नीशियम, then calcium, and clear. So this is the order you need to follow. Okay. 39 बोला which of the following salt does not impart color to Bunsen flame. So आपको पता है स्ट्रोंशियम के पास है, बेरियम के पास है, ग्रीन होता है, आपको पता है कलर्स, आपको पता है स्ट्रोंशियम दिखाता है, बेरियम दिखाता है, लिथियम दिखाता है, सोडियम दिखाता है, बट मैग्नीशियम नहीं दिखाता है। सो MgCl2 क्वेश्चन नंबर 39, MgCl2 मैग्नीशियम आयन, ये जो है मैग्नीशियम एटम ये कलर इंपार्ट नहीं शो करता है बंसन फ्लेम पे, नो कलर। सो MgCl2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 40 बताएंगे कृपया आप लोग, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, देखिए परमानेंट हार्डनेस ऐसे हार्डनेस को कहा जाता है कि वाटर को बॉयल करने पे अभी उसको आप नहीं निकाल पाओगे, वाटर को बॉयल करने पे भी परमानेंट हार्डनेस नहीं निकल पाता है। व्हाट इज हैपनिंग, क्या होता है जब भी आप वाटर को बॉयल करते हो तो भी वो सेटल, प्रेसिपिटेट के रूप में सेटल नहीं हो पाता है, बाइकार्बोनेट सेटल हो जाते हैं, ठीक है, बट क्या सेटल नहीं होता है बताओ, सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इसको आप सिंपली हीट करके वाटर को बॉयल करके आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, आपको केमिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, कभी कभी आप EDTA का भी यूज़ करते हो, ठीक है। तो आपके पास क्या है, परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, मैग्नीशियम या कैल्शियम सल्फेट अगर आपके पास है वाटर में तो वो परमानेंट हार्डनेस कॉज करते हैं, सर्च करते हैं। हमारा पहला ही ऑप्शन कैल्शियम सल्फेट दिख गया है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट, calcium sulfate, they cause permanent hardness. Question 41, when sodium metal is dissolved in liquid ammonia, the solution become blue due to presence of ammoniated electrons, ठीक है, solvated electrons। तो solvated electrons के कारण क्या है, आपको जो solution है वो blue दिखाई देता है, क्यों होता है solvated electrons, solvated electrons, ये इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण क्या है, आपको सॉल्यूशन क्या है, ब्लू दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉन से ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण आपको कलर दिखाई देगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को देखने जाएंगे, इनको जल्दी से आप नोट कीजिए। क्वेश्चन 42 है, अल्कली मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नॉट ट्रू। क्वेश्चन 42 नॉट ट्रू, अंडरलाइन नॉट, इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक। तो एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो यस अल्कली मेटल्स, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना, अल्कली मेटल है, M से M पॉजिटिव बनता है एंड गिव्स यू वन इलेक्ट्रॉन, तो वन इलेक्ट्रॉन है, सो यस पैरामैग्नेटिक। सॉल्यूशन बिकम्स कंडक्टिंग, यस इलेक्ट्रॉन है ना, सॉल्यूशन का से एक इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टिंग तो होगा ही। सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, यस अभी हमने पुराने क्वेश्चन में देखा था कि जब आप सोडियम को डालते हो तो क्या होता है, सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स डायमैग्नेटिक, नो पैरामैग्नेटिक। यस अगर आप इनको सॉल्यूशन को काफ़ी देर तक छोड़ दोगे तो इलेक्ट्रॉन डायमेराइज करना शुरू करता है, आफ्टर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये डायमैग्नेटिक बनना शुरू करता है, नॉट नाउ, काफ़ी समय। तो इसमें क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ता है कि अगर आप सॉल्यूशन को काफ़ी देर तक छोड़ दिए हो तो डायमेराइज करना शुरू करता है, ठीक है। चलिए ये आपके काम की चीज़ नहीं है, क्या होता है, ये डायमैग्नेटिक नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन इसके बाद क्या है, क्वेश्चन 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, बंसन फ्लेम पे आपके पास मेटल्स हैं, मेटल्स का कलर क्या होता है, तो आपको पता है लिथियम है, इसके बाद क्या है, पोटासियम है, लिथियम के बाद क्या है, पोटासियम है, सॉरी राइट ना, पोटासियम है, इसके बाद क्या है, कैल्शियम है, इसके बाद क्या है, बेरियम है। तो बताओ बेरियम का कलर तो मुझे बहुत पहले से ही याद है, बेरियम का कलर एप्पल ग्रीन, एप्पल ग्रीन। देन
बताओ कैल्शियम कहाँ है, कहाँ गया हमारा कैल्शियम? कैल्शियम का क्या होगा बताओ? कैल्शियम का होगा, कैल्शियम का क्या होगा? रेड। बट कौन सा रेड? क्या इसमें रेड है भाई? इसमें तो दो रेड है, तो दिस इज कॉल्ड ब्रिक रेड। ब्रिक रेड। ओके, अब उसके बाद कौन सा है? पोटासियम है। पोटासियम का क्या होता है? पोटासियम का होता है वायलेट। वायलेट। उसके बाद लिथियम भी रेड ही दिखाता है, बट ये होता है क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड, ठीक है। सो बोलोगे सर कैसे याद रखें? सो गो एंड राइट इट 10 टाइम्स इन योर नोटबुक, आपको याद हो जाएगा। लिथियम का क्या होना चाहिए? लिथियम का है क्रिम्सन रेड, सो लिथियम का एस होना चाहिए, ए का एस होना चाहिए। देन पोटासियम का वायोलेट है, सो बी का आर होना चाहिए, सो बी का आर है, ठीक है। देन कैल्शियम भी है ब्रिक रेड, कैल्शियम ब्रिक रेड यानी कि सी का होना चाहिए क्यू, सी का क्यू एंड डी का पी। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट, ठीक है। Now, question number 44. Let's write the question 44. What do we have given? 3Br2, 6 moles of CO3, 2 negative, 3H2O, 5 bromide ion, BrO3 negative, 6CH3 सॉरी H। अब देखो भाई, ऑक्सीडेशन नंबर डालो, 0 +3 -2 -1 +5 +3। गलत डाला क्या? नहीं डाला, सही डाला। अब हम ध्यान से देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। ब्रोमीन का चेंज हुआ है। कार्बन का हुआ क्या? नहीं। हाइड्रोजन का हुआ क्या? नहीं। ऑक्सीजन का हुआ क्या? नहीं। सिर्फ ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। बहुत अच्छी बात है। ब्रोमीन एक बार गया है 0 से, एक बार गया है -1 में। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां पे ब्रोमीन का हुआ है रिडक्शन। फिर दूसरी बार ब्रोमीन गया है 0 से +5 में, यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो बोलेंगे इसको ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में ब्रोमीन ऑक्सीडेशन में भी जा रहा है और रिडक्शन में भी जा रहा है, तो ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 के बाद 45। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट इसको कैसे लिखते हैं? अमोनियम आयन लिखते हैं, नाइट्रेट आयन लिखते हैं। बताओ क्या होगा? 3 × 2 क्या होगा? -6 प्लस -6 है, इधर आ जाएगा तो +6 -1 हो जाएगा +5। ये NH4 पॉजिटिव है, तो बताओ क्या होगा? -3। अरे ऐसे करके देख लो ना, x + 4 × +1 दैट इज इक्वल टू +1। तो x हो जाएगा क्या बताइए? -4 + 1 दैट इज -3। किसके लिए? इसके लिए। इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, x + 3 सॉरी कितना होगा बताइए? 3 × -2 दैट इज इक्वल टू -1। सो x इज इक्वल टू 6 - 1 दैट इज +5। ये किसके हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा +5। इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया हमने को ले। चलिए अब थोड़ा सा जो DT12 है उसमें आपको थोड़ा सा कम सिलेबस दिखेगा, बट DT13, 14, 15 ये क्या होंगे? फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। तो थोड़ा सा चीज़ों को तैयार रखिए, जो हम रिवीजन करेंगे उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।